दोस्तों कल्पना कीजिए, आपको लगता है आपने बस 6 महीने का सफर किया है, लेकिन जब आप लौटते हैं तो धरती पर 700 साल गुजर चुके होते हैं। यही हुआ मिशन के कप्तान मार्टिन के साथ। दरअसल उनका जहाज प्रकाश की गति से जरा कम स्पीड पर चल रहा था, जिससे समय की गति धरती पर काफी तेज हो चुकी थी। मार्टिन को ये एहसास होते ही भावुकता घेर लेती है, लेकिन उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। वो मिशन का हर अनुभव रिकॉर्ड करते हैं, फिर जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डालते हैं और खुद को हाइबरनेशन ड्रग का इंजेक्शन देकर नींद में चले जाते हैं। बाकी 3 साथी पहले से ही हाइबरनेशन चेंबर में थे। कई साल बीत जाते हैं और अचानक उनका जहाज एक अनजान ग्रह के समुद्र में गिर जाता है। पानी जहाज में भरने लगता है और तीनों को मजबूरी में उठाया जाता है। जीन और सैमुअल तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन जब मार्टिन ने देखा कि महिला वैज्ञानिक एलेसांद्रा की हाइबरनेशन यूनिट टूट चुकी थी, तो उसका शरीर सूखा हुआ लाश में बदल चुका था। इस दर्दनाक पल के बाद भी वक्त नहीं था रुकने का। पानी अंदर आता जा रहा था। मार्टिन ने सैमुअल को दरवाजा खोलने के लिए कहा और जीन को आखिरी संदेश भेजने को कहा, लेकिन स्पेसशिप की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। सिग्नल भेजना मुमकिन नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वहां से निकल जाना। रवाना होने से पहले मार्टिन ने डेटा पैनल पर नजर डाली और दंग रह गया। उनके उड़ान भरने के बाद धरती पर 2000 साल बीत चुके थे। तीनों ने एयर कुशन नाव में जरूरी सामान और उपकरण रखे और जहाज को छोड़ दिया। उनका हजारों साल पुराना जहाज धीरे धीरे समंदर में समा गया। अब वे एक ऐसे ग्रह पर फंस चुके थे जो पृथ्वी से करीब 300 प्रकाश वर्ष दूर है और वापसी का कोई रास्ता नहीं। मार्टिन, जीन और सैमुअल जैसे तैसे नाव से निकलकर किनारे तक पहुंचे, लेकिन जो सामने था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ सूखा, चट्टानों और रेगिस्तान का वीरान नजारा, और वातावरण इतना कठोर कि पौधों की एक पत्ती तक मौजूद नहीं थी। सैमुअल के अनुसार उनके पास जो सूखा राशन था वो बस 3 दिन तक ही जिंदा रहने के लिए काफी था। अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और इस अनजान ग्रह की ओर सफर शुरू किया। बिजली कड़कती, रेत उड़ती, चट्टानें लुढ़कने का डर और ऊपर से लगातार थकावट, लेकिन मार्टिन के पास उन्हें दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी सैमुअल ने अचानक रुककर इशारा किया। दोनों तुरंत उसके पास दौड़े। सामने एक हरा पौधा था जो इस बंजर ग्रह पर जीवन के संकेत जैसा था। ये देखकर तीनों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वनस्पति और हरियाली बढ़ती गई। माहौल भी थोड़ा बेहतर होने लगा, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि कहीं ऊंचाई पर कुछ रहस्यमय लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ अजीब तरह के पुआल के पुतले मिले। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद उनके सामने एक सुंदर झरना और नदी बह रही थी। ये नजारा किसी जादू से कम नहीं था। तीनों बच्चे जैसे खुशी से दौड़ पड़े, कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा दी। ये उनके जीवन का सबसे सुकून भरा पल था। 2000 साल बाद पहली बार उन्होंने नहाया था, लेकिन इस खुशी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जब वो तैर रहे थे तभी किनारे पर रखे उनके कपड़े और सामान किसी ने चुपचाप चुरा लिया। जब उन्होंने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ने जल्दी जल्दी फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से अपने शरीर ढंका और आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ मूल निवासी फल इकट्ठा कर रहे थे। मार्टिन को थोड़ा सुकून मिला। ये लोग शाकाहारी लग रहे थे। पर जैसे ही सब शांत हो रहा था, जंगल की गहराई से एक अजीब चीख आई और सब कुछ बदल गया। मूल निवासी डर से भागने लगे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तीनों सोच ही रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर आया है। तभी उन्होंने देखा कि सामने से कोई लकड़ी से जमीन पर जोर से प्रहार कर रहा है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। सामने से घुड़सवार और बंदूकधारी लोगों का एक दल आ रहा था। उन्होंने आते ही शिकार का जाल बिछाया और भागते मूल निवासियों पर गोलियां चला दी। कई लोग वहीं गिर पड़े। सैमुअल भी बच नहीं सका, उसे गोली लग गई। मार्टिन उसके पास दौड़कर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका साथ हमेशा के लिए छूट चुका था। अब मार्टिन और जीन को फिर से भागना पड़ा, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। जीन की गर्दन में भी गोली लगी। अब वो दृश्य किसी नरसंहार से कम नहीं था। घुड़सवार वापस लौट चुके थे और मूल निवासियों को जानवरों की तरह रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। कुछ तो उनकी लाशों पर पैर रखकर विजयी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, जैसे ये कोई जीत का जश्न हो। मार्टिन को जख्मी हालत में बंदी बना लिया गया। उसे भी बाकी मूल निवासियों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया गया, मानो वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। जब मार्टिन को होश आया, वो एक सर्जरी टेबल पर था। कुछ लोग उसके घावों की मरहम पट्टी कर रहे थे, लेकिन ये देखभाल से ज्यादा किसी प्रयोग का हिस्सा लग रहा था। फिर से उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वो कोई जंगली जानवर हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये लोग, जो दिखने में तो बिल्कुल जानवर जैसे थे, अंग्रेजी बोलते थे। यानी सभ्यता यहाँ है, लेकिन पहचान उल्टी हो गई है।
जानवर इंसान बन चुके हैं और इंसान जानवर। इनमें से ज्यादातर इस बात से नाराज थे कि कोई इंसानी जीव उनकी धरती पर आया है, लेकिन उनमें से एक पशु विज्ञानी थी जिसका नाम लिया था, जो इन मूल निवासियों के प्रति थोड़ी समझदारी और करुणा रखती थी। मार्टिन उससे मदद लेना चाहता था, लेकिन गले में लगी चोट के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अनुसंधान संस्थान के निदेशक आए और मूल निवासियों को देखकर बोले, इनका कोई रिसर्च वैल्यू नहीं है, इन्हें तो प्रयोगों में इस्तेमाल करना चाहिए। लिया ने इसका विरोध किया, लेकिन निदेशक ने समझाना चाहा, मनुष्य सिर्फ नकल कर सकते हैं, इससे वे जानवर ही रहते हैं। इस बीच मार्टिन ने इशारों में खुद को अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी लिया को कुछ तो अलग लगा। उसने नोवा नाम की एक खूबसूरत मूल निवासी महिला को चुना, एक मानव प्रजनन प्रयोग के लिए। अगली सुबह सभी मूल निवासियों को ताजा हवा लेने के लिए बाहर निकाला गया। लिया अपने पति कोनी के साथ आई। मार्टिन ने उसे पास बुलाया और जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि नोवा देख पाती, उसने उसे मिटा दिया। पर तभी एक और मूल निवासी ने उसकी नकल करनी शुरू की। मार्टिन ने गुस्से में हाथ उठाया। सैनिक दौड़कर उसे पकड़ने आए। किसी का ध्यान जमीन पर लिखावट पर नहीं गया, सिवाय निदेशक के। उन्होंने देखा, मिटाया और चुपचाप चले गए। मार्टिन को फिर पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन अब लिया उससे मिलने आई। मार्टिन ने झपट कर उसके हाथ से स्टिकी नोट छीना और तेजी से उस पर लिखने लगा। सैनिकों ने उसे पीटना शुरू किया, लेकिन लिया ने लिखा हुआ पढ़ा और सन्न रह गई। ये इंसान पढ़ और लिख सकता है। अब उसे यकीन हो गया, ये बाकी मूल निवासियों जैसा नहीं है। उसने सबकी परवाह किए बिना मार्टिन को अपने घर ले आई। दोनों ने कागज पर लिखकर बात की। कोनी अब भी भरोसा नहीं कर रहे थे। एक पुरातत्वविद होने के बावजूद वो इस बात को नहीं मान पा रहे थे कि इंसान पढ़ सकते हैं या कि वो इस ग्रह के नहीं हैं। मार्टिन ने कहा, मैं पृथ्वी से आया हूँ, एक स्पेसशिप में सवार होकर। कोनी को विश्वास नहीं हुआ, कोई वस्तु उड़ कैसे सकती है। मार्टिन ने कागज का एक छोटा जहाज बनाया और उसे हवा में उड़ाया। अब कोनी सोच में डूब गए और तब मार्टिन ने उनसे कहा, पृथ्वी को खोजो। मार्टिन ने बताया कि कैसे वो समुद्र के किनारे गिरा था और फिर एक विशाल रेगिस्तान को पार करके यहाँ तक पहुंचा। लेकिन कोनी को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र तो निषिद्ध माना जाता है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। यहीं से पति पत्नी के बीच बहस छिड़ गई। दरअसल कोनी ने उसी निषिद्ध क्षेत्र में पहले वैज्ञानिक शोध किया था और एक साहसिक परिकल्पना रखी थी कि वर्तमान के मूल निवासी कम विकसित प्राइमेट्स से विकसित हुए हैं, जो शायद मूल रूप से इंसान ही थे। मार्टिन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये तो डार्विन का विकास सिद्धांत है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। इस दुनिया में लोग अब भी मध्य युग की तरह सोचते हैं। सबको यही यकीन है कि उन्हें भगवान ने बनाया है, इसलिए कोनी की थ्योरी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसी समय संस्थान का मुख्य वैज्ञानिक चांग वहां पहुंचा। मार्टिन को देखकर वो दंग रह गया। लिया ने कहा, मैं एक प्रयोग कर रही हूँ, ये पता लगाने के लिए कि शायद कुछ इंसानों में अब भी बुद्धि बाकी है। लेकिन चांग भड़क गया। उसने न सिर्फ लिया और कोनी को डांटा, बल्कि मार्टिन को फिर से कैद कर लिया और उस पर बदिया यानी बुद्धि हटाने की सर्जरी का आदेश दे दिया। मार्टिन को पसीना आ गया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया, एक सैनिक को बेहोश किया और वहां से भाग निकला। पहले वह एक स्कूल में घुसा जहां बच्चों को भगवान के बनाए हुए सिद्धांत सिखाए जा रहे थे। मार्टिन वहां से चुपचाप निकलना चाहता था, लेकिन एक बच्चे ने उसे देख लिया। अब वो सड़कों पर दौड़ता रहा। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार वह एक संग्रहालय में घुस गया और वहां उसने वो देखा जिसने उसकी रूह हिला दी। उसका पुराना साथी लैंडन अब एक नमूने में बदल दिया गया था, एक शोपीस जो बस एक उदाहरण बनकर रह गया। मार्टिन फिर से भागा, लेकिन अब जनता और सैनिकों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। वह गलती से एक बड़े जाल में गिर गया और फिर एक बार बंदी बना लिया गया। इस बार फर्क बस इतना था, उसका गला अब ठीक हो चुका था और फिर उसने पहली बार स्पीकिंग पास जैसा कुछ कहा। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। अब कोई शक नहीं था, ये इंसान न सिर्फ जिंदा है बल्कि समझदार भी है। मार्टिन को एहसास था कि शायद अब अंत निकट है। सैनिकों ने उसे नोवा से अलग कर दिया और उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक से उस पर अत्याचार किया। वो बस दर्द में चीख सका। फिर उसे जंजीरों में बांधकर एक जगह ले जाया गया। उसने इधर उधर देखा। ये जगह एक अदालत जैसी थी और सच में वहाँ डीन की अध्यक्षता में कई बुजुर्ग सदस्य बैठे थे। ये मुकदमा लिया और कोनी के खिलाफ था। डीन पहले से ही कोनी की विकास संबंधी थ्योरी से नाराज थे और अब जब ये सब सामने आ गया तो उनका गुस्सा और भी बढ़ चुका था। डीन ने गुस्से में दावा किया कि मार्टिन, लिया और कोनी के वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है और ये सिर्फ एक विकृति है, एक नाकाम प्रयोग। मार्टिन डीन की आंखों में आंखें डालकर खुद को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से इस समाज में इंसानों को कोई अधिकार नहीं थे। इसलिए जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, उसे सैनिकों ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब मार्टिन ने एक कागज पर अपना संदेश लिखा और कोनी से उसे सबके सामने पढ़ने को कहा। उसने लिखा, मैं बहुत दूर पृथ्वी नाम के ग्रह से आया हूँ और एक लंबी ब्राह्मणीय यात्रा के बाद इस ग्रह पर पहुंचा हूँ। लेकिन निदेशक ने इसे एक सस्ता मजाक मानते हुए हंसी में उड़ा दिया।
मार्टिन ने बताया कि उसके 2 अन्य साथी भी थे जिनमें से एक पकड़ा गया था। क्यों न उसे सामने लाकर सच्चाई परखा जाए। सभी मनुष्यों को इकट्ठा किया गया। मार्टिन ने सच में उस साथी को भीड़ में पहचान लिया और तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पर पहले ही मस्तिष्क की सर्जरी हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक मौन शरीर था। गुस्से में मार्टिन प्रधानाचार्य की तरफ लपका, लेकिन सैनिकों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। सब वापस अदालत लौटे, क्योंकि अब भी यह साबित नहीं किया जा सका कि मार्टिन वाकई बाहरी अंतरिक्ष से आया है या नहीं। अब दूसरे सबूत की ओर ध्यान दिया गया। मार्टिन द्वारा दिया गया निषिद्ध क्षेत्र का विवरण। वो विवरण बिल्कुल वैसा ही था जैसा संस्था के पास मौजूद डेटा में था। इसलिए तय हुआ कि निषिद्ध क्षेत्र की स्वयं जाकर जांच की जाए। उधर कोनी ने एक बार फिर अपनी परिकल्पना सामने रखी। विकास की प्रक्रिया में एक गुम हुई कड़ी है, एक ऐसा लिंक जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया। उसी समय प्रधानाचार्य ने मार्टिन से पूछताछ तेज कर दी। उसका मानना था कि मार्टिन किसी ऐसे समुदाय से जुड़ा है जो इस इलाके के उस पार है, लेकिन मार्टिन को ऐसी किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। प्रधानाचार्य और भी गुस्से में आ गया और मार्टिन को वापस जेल भेज दिया। रात में एक युवा व्यक्ति जेल पहुंचा। उसने कहा कि उसे मार्टिन को ले जाने का आदेश है। जब पहरेदार ने उसे रोका तो वह अचानक हमला करता है और मार्टिन के साथ मिलकर पहरेदार को बेहोश कर देता है। असल में वह युवक कोई और नहीं, लिया का भतीजा था जो मार्टिन को बचाने आया था। मार्टिन ने नोवा को भी साथ लिया और तीनों ने लिया और कोनी से मुलाकात की। वहां उन्हें पता चला कि लिया दंपत्ति को जल्द ही सिमियन समाज से निकाल दिया जाएगा। अब जब सब कुछ हाथ से निकल ही रहा है तो उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया, क्यों न निषिद्ध क्षेत्र की ओर खुद यात्रा की जाए ताकि सच्चाई को देखा जा सके। उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया और सफर के लिए तैयार हो गए। मार्टिन, नोवा और लिया का भतीजा नदी के रास्ते निषिद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वे कोनी के पूर्व अनुसंधान केंद्र पर पहुंचे, उस जगह जहां कोनी ने एक बार कहा था कि गुफाओं में छिपा है अतीत का भयानक सच। थोड़ी राहत के पल में मार्टिन ने अपनी दाढ़ी भी साफ कर ली, लेकिन लिया और कोनी को लगा कि अब वह और भी अजीब दिखने लगा है। जैसे ही वे लोग गुफा में प्रवेश करने वाले थे, अचानक निदेशक सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन गनीमत रही कि मार्टिन को पहले ही आभास हो गया था। उसने तुरंत गोली चलाकर जवाब दिया और निदेशक को पकड़कर बंधक बना लिया। निदेशक के कहने पर सैनिकों ने फिलहाल पीछे हटने का निर्णय लिया। मार्टिन ने अपने भतीजे को बाहर सुरक्षा के लिए छोड़ दिया और बाकी सभी गुफा के अंदर चले गए। अब बारी थी कोनी की। उसने गुफा में छिपे रहस्य के बारे में बताया। ये इंसानी कंकाल 800 साल पुराने हैं, लेकिन इनके साथ मौजूद वस्तुएं चौंकाने वाली हैं। वहां नकली दांत, चश्मा, दिल का पेसमेकर और एक गुड़िया जैसी चीजें मिली। ये साबित करती थीं कि एक प्राचीन लेकिन अत्यधिक विकसित मानव सभ्यता पहले भी थी। जब डीन ने ताना मारते हुए कहा, गुड़िया तो मेरी पोती के पास भी है, इससे क्या साबित होता है, तभी नोवा ने उस गुड़िया को चलाया और वह बोलने लगी। गुफा में सब सन्न रह गए। इसी समय बाहर गोली चलने की आवाज आई। सैनिकों ने मार्टिन और भतीजे पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्टिन ने जवाबी फायरिंग में कुछ सैनिकों को ढेर कर दिया और एक बार फिर निदेशक को बंधक बना लिया। अब सैनिकों को रुकना ही पड़ा। तभी अचानक निदेशक ने बोलना शुरू किया। उसने कबूल किया, मैं जानता हूँ, हमसे पहले एक और मानव सभ्यता थी, ज्यादा उन्नत, ज्यादा चमकदार, लेकिन उसी इंसान की लालच और स्वार्थ ने उसे बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मार्टिन बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे घोड़ा, हथियार और खाना चाहिए। डीन ने न सिर्फ उसे वो सब दिया, बल्कि पीछा करने की कोशिश कर रहे सैनिकों को भी रोक दिया। आखिरकार मार्टिन का जाना ही सबसे सही फैसला था। गुफा को विस्फोट करके बंद कर दिया गया ताकि ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाए। मार्टिन और नोवा समुद्र तट के किनारे चलते रहे, लेकिन जैसे ही वो रुके, सामने का दृश्य उन्हें हिला गया। रेत के नीचे आधी डूबी हुई एक विशाल इमारत खड़ी थी, स्वतंत्रता की प्रतिमा। अब मार्टिन को समझ आ गया, ये कोई पराया गृह नहीं था, ये तो वही धरती थी जिसे इंसान ने खुद तबाह किया था। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्काई-फाई कहानी ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।